हैं। इस पोएम का टाइटल कुछ इस प्रकार से होगा, कोयल के प्रति या फिर कोयल को। दोस्तों, आप इस स्लाइड में कोयल बर्ड का एक बहुत ही सुंदर चित्र आसानी से देख पा रहे होंगे। कोयल बर्ड दिखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक तो नहीं होती, लेकिन इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा मधुर होती है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पे मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताऊंगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 को और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। दोस्तों, आप इस स्लाइड में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही शानदार फोटोग्राफ आसानी से देख पा रहे होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सैमुअल टायलर कॉलरिज के साथ मिलकर रोमांटिक एज की शुरुआत की थी इंग्लिश लिटरेचर में। दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदी में वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल हुए, ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में भी अलग अलग टाइम पीरियड्स हुए। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ एक ब्रिटिश पोएट लॉरिएट भी रहे, यानी कि वे ब्रिटेन के राज दरबार में राजकवि थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क के बारे में, जैसे द सॉलिटरी रीपर, लूसी ग्रे, वी आर 7, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, इस पोएम को हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले मैं लाइंस रीड करूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ डिफिकल्ट मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरी पोएम बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। इस पोएम की पहली 4 लाइनें हैं, ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हेयर दी एंड रिजॉइस, ओ कुकू शैल आई कॉल यू द बर्ड और बट अ वैंडरिंग वॉइस। दोस्तों, अब हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर देखेंगे। ब्लिथ का मतलब होता है हंसमुख या फिर पुलकित, न्यू कमर का मतलब होता है अजनबी या फिर अनजान, दी का मतलब होता है तुमको, रिजॉइस का मतलब होता है आनंद और वैंडरिंग का मतलब होता है भटकने वाली। इन लाइंस को समझने से पहले हमें एक छोटा सा सीन समझना होगा। पोएट वैली के बीच में खड़े हुए हैं। वैली हम उसे कहते हैं जहाँ आसपास पहाड़ होते हैं और बीच में से कोई नदी की धारा बहती है, उसे हम वैली कहते हैं। तो पोएट ठीक इसी जगह पर खड़े हुए हैं और वहाँ पर वे अपने मन के भावों को हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। पहली 2 लाइंस में जब पोएट कुकू बर्ड को संबोधित करते हैं तो वह कहते हैं, ओ हंसमुख पुलकित अजनबी अनजान, जब भी मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूँ तो मेरा पूरा शरीर आनंद से भर जाता है और मुझे तुम्हारी आवाज सुनने में बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अगली लाइंस हैं, ओ कुकू शैल आई कॉल यू द बर्ड और बट अ वैंडरिंग वॉइस। वे कुकू को कहते हैं कि मैं क्या तुम्हें पक्षी कहूँ या फिर कहूँ कोई भटकती हुई आवाज, क्योंकि पोएट वैली के बीच में खड़े हुए हैं और वैली में हमें कोई आवाज जब आती है तो वह समझ नहीं आता कि वह किस तरफ से आ रही है, क्योंकि कुकू की आवाज, कोयल की आवाज वैली में भटकती हुई सुनाई देती है, इसीलिए उन्होंने कोयल की आवाज को वेंडरिंग वॉइस कहा है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। वेल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, दाई टू फाउल शाउट आई हेयर, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एट वंस फार ऑफ एंड नियर। लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ, टू फाउल्ड का मतलब होता है दोहरा और फार ऑफ का मतलब होता है बहुत दूर। पहली 2 लाइंस में पोएट कहते हैं कि मैं घास पर लेटा हुआ हूँ और मैं तुम्हारी दोहरी आवाज को सुन रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा समझने जैसा है कि दोहरी आवाज क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोएट वैली के बीच में खड़े हुए हैं और वहाँ पर जब कोई भी आवाज होती है तो हमें दोहरी ही सुनाई देती है, क्योंकि आवाज टकराती है और फिर एक और बार सुनाई देती है, इसीलिए हमें कोई भी आवाज दोहरी बार सुनाई देती है। आपने इस प्रकार की आवाजों को गुफाओं में या फिर किसी खाली कमरे में सुना होगा। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, यानी कि एक आवाज दूसरे हिल से और दूसरे हिल से टकराती है और फिर मेरे पास आती है।
कभी उस आवाज को सुनने पर ऐसा लगता है एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी सुनने पर ऐसा लगता है कि आवाज कहीं बहुत दूर से आती है, और कभी उस आवाज को सुनने पर ऐसा लगता है मानो कोई आसपास ही गा रहा हो। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। दो बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स, दाउ ब्रिंगेस्ट ऑन टू मी अ टेल ऑफ विजनरी आर्स। बैबलिंग का मतलब होता है गपशप करना या फिर नदी की आवाज। वेल का मतलब होता है घाटी, दाउ यानी कि तुम, और विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। पहली 2 लाइन्स में पोएट कहते हैं कि पूरी घाटी में नदी की कलकल की आवाज सुनाई देती है, और जब सूरज की किरणें वहां पर फूलों पर पड़ती है तो नजारा और भी ज्यादा सुंदर होता है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में आसानी से देख पा रहे होंगे। आगे पोएट कहते हैं दाउ ब्रिंगेस्ट ऑन टू मी अ टेल ऑफ विजनरी आर, और उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वे किसी काल्पनिक कहानी में उतर आए हों, और उन्हें हर एक समय बहुत ही काल्पनिक सा लगता है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन येट दाउ आर्ट टू मी नो बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस, अ मिस्ट्री। डार्लिंग का मतलब होता है अति प्रिय, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। पहली 2 लाइन्स में पोएट कहते हैं कि कोयल बर्ड का 3 बार वेलकम। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई गाना गाते हैं या फिर कोई कविता करते हैं तो हम उसे 3 बार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पोएट कुकू बर्ड को 3 बार वेलकम करते हैं और फिर वह उसे एक टाइटल देते हैं। यह टाइटल है डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग वह मौसम है जहाँ पर नए नए फूल आते हैं। वे उसे कहते हैं कि तुम पूरे वसंत की प्रिया हो, तुम पूरे वसंत की अति प्रिय हो। आगे वे ये कहते हैं इवन येट दाउ आर टू मी। उन्हें यह सब कुछ लगता है कि मानो ये अभी भी सच नहीं हो और वह किसी की कला देख रहे हो, वह भगवान की कला देख रहे हो। नो बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस, अ मिस्ट्री। अभी भी पोएट को यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उन्हें आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि वह आवाज कहाँ से सुनाई पड़ रही है। इसीलिए उन्होंने कोयल की आवाज को मिस्ट्री वॉइस कहा है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। द सेम होम इन माई स्कूल डेज, आई लिसन टू दैट क्राई, विच मेड मी लुक 1000 days इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। बुश का मतलब होता है झाड़ी। पहली 2 लाइन्स में पोएट ये कहते हैं कि उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। उन्होंने ठीक इसी प्रकार की आवाज अपने स्कूल के दिनों में सुना था। विच मेड मी लुक 1000 days। फिर वह अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं और वह कहते हैं जब उन्होंने ये आवाज सुनी तब वह उसका पीछा करने लगे झाड़ियों में, पेड़ों में और आसमान में। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। टू सीक दाई आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स ऑन द ग्रीन, एंड दाउ वर्ड स्टिल अ होप, अ लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। सीक का मतलब होता है तलाश करना, रोव का मतलब होता है निरुद्देश्य घूमना, वुड्स का मतलब होता है जंगल, और वर्ड का मतलब होता है था, लॉन्ग का मतलब होता है इंतजार। पहले 2 लाइन्स में पोएट ये कहते हैं कि वे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते हैं ताकि उन्हें वह आवाज फिर से सुनाई पड़ सके, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वह आवाज कहीं भी सुनाई नहीं देती है। एंड दाउ वर्ड स्टिल अ होप, अ लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। लेकिन बावजूद इसके उनके मन में एक आशा है, एक प्रेम है, और वह आवाज को सुनना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने एक लंबा इंतजार किया था। उन्होंने वह आवाज तो कहीं सुनी थी लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। बिगेट का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। पोएट अब ये कहते हैं कि अब मैं इस आवाज को जब तक चाहूं तब तक सुन सकता हूं। एक समय था जब मैं इस आवाज को सुनने के लिए इधर उधर भटकता था। अब मैं इस प्लेन पर लेटकर इस आवाज को बहुत ही आनंद के साथ सुन सकता हूं। टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। पोएट ये कहते हैं कि मुझे वह फिर से एक्सपीरियंस हो रहा है जब मैंने पहली बार उस आवाज को सुना था
और अब वह इस सुनहरे पल को बार बार जी लेना चाहते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओ ब्लेस्ड बर्थ द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेयरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी। पेस का मतलब होता है कदम कदम चलना, अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है असार या फिर छोटा, फेयरी का मतलब होता है कल्पनातीत या फिर परियों वाला। पोएट फर्स्ट लाइन में कुकू बर्ड को ब्लेस्ड बर्थ कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम धन्य हो कि तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। हम इसी पृथ्वी पर कदम कदम बढ़ाकर आगे चलते हैं। अब इस पूरी पृथ्वी को देखने पर ऐसा लगता है मानो ये पूरी पृथ्वी बहुत ही छोटी सी हो गई हो, और आसपास देखने पर ऐसा लगता है मानो मैं किसी परियों वाली कहानियों में उतर आया हूँ। दैट इज फिट होम फॉर दी, और ये बिल्कुल ही बहुत ही सही जगह है जहाँ पर तुम अपना घर बना सकती हो।